Good afternoon, everyone. 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का। बना दिया। All right, I think most of the students have joined in. हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में गाइस मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में बताया था। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले तो कोलॉइड्स के बारे में समझा था कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, एंड देन उनके दो क्लासिफिकेशन स्टडी करे थे, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और एक सल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, लायोफोबिक, लायोफिलिक, एंड इनके बारे में भी हमने कुछ कुछ डिटेल्स कवर करी थी।
एग्जाम्पल्स आपको याद रखना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। नाउ इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अनदर क्लासिफिकेशन फॉर यू बेस्ड ऑन चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, वी विल टॉक अबाउट अनदर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ colloids based on charge, ठीक है। सो इसमें इफ यू रिमेंबर, जब हम लोग चार्ज के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलॉइड्स के बीच में, तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट लायोफोबिक जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो ये लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, इसमें चार्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। जो आयंस सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं, उससे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड उसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में रिपेल करते हैं एंड कोएगुलेट नहीं करते, मर्ज नहीं होते, ठीक है। तो इसी को लायोफोबिक, लायोफिलिक के अंदर तो कैसा है, दे हैव वेरी लिटिल चार्ज और नो चार्ज एट ऑल, ठीक है। तो लायोफोबिक के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल ये आपको डेफिनेटली याद रहने चाहिए, ठीक है। सो मैं अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा। सो बेस्ड ऑन चार्ज you can guess there are two charges, so there will be two types. There will be positive charge, ठीक है, positively charged colloids, and there will be negatively charged. Now before giving you examples, ठीक है, before going into the details of each and every example, मैं आप लोगों के साथ में एक बार क्विकली फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स कैसा रहेगा। सो यहाँ पर नोटिस करना, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था दैट इन लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं इसलिए ऐसे इसको थ्रू एंड थ्रू लिखूंगा। इन लायोफोबिक कोलॉइड्स द एक्सेस ion in solution which is common with Bp, ठीक है, which is common with the colloidal particle, ठीक है, gets adsorbed on its surface, forming a layer of either positive or negative charge, ठीक है। So this is something which is an important takeaway. So यहाँ पर आप लोग नोटिस करना, when I will be talking about the formation of a positive and a negative colloid, so किस तरीके से ये स्टेटमेंट काम आएगा। So मान लो मुझे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, AgNO3 एंड Ki को मिक्स करूँगा, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी राइट इट इन वन लाइन ओनली। मैं AgNO3 एंड Ki को मिक्स करूँगा, तो उससे क्या बनेगा,
AgI का सॉलिड बनेगा, एंड इन केस इफ आई कीप AgNO3 इन एक्सेस, ठीक है, तो ये Ag प्लस आयंस, ठीक है, जो कि कॉमन रहेंगे BP के साथ में, दे विल गेट adsorbed on the surface of AgI, resulting in formation of a positively charged colloid. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना ये कैसा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो ये आपका AgI का पार्टिकल है, ठीक है, दिस इज AgI का एग्रीगेट, ठीक है, एक AgI का माइनस आयन नहीं है, मल्टीपल है, मतलब कोलॉइडल साइज का ये उनका एक एग्रीगेट बना, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो कोलॉइडल साइज का है। तो इसके ऊपर आप नोटिस करना Ag प्लस आयंस एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा, ठीक है। अगर मुझे नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बनाना होगा तो मैं यही कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ और उसमें Ki को एक्सेस में रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर AgNO3 एक्सेस में था, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बना। यहाँ पर आप नोटिस करोगे Ki मैं एक्सेस में लूंगा तो यहाँ पर AgI के ऊपर I माइनस आयन एडजॉर्ब होगा एंड ये नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल बनेगा, सॉल मतलब कोलॉइड ओनली, ठीक है। सो इसमें भी कैसा होगा, ये AgI का पार्टिकल कोलॉइडल डायमेंशंस का आएगा, ठीक है, AgI एग्रीगेट रहेगा ये। अब इसके ऊपर ये I माइनस आयन एडजॉर्ब होंगे, तो ये मेरा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड रहेगा, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दिस, अब आपको एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान में रखने रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ऊपर, दैट एग्जाम्पल्स आर क्रूशियल। एक बार ये समझ में आ जाए आपको कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, मैं जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स रहेंगे वो आपके साथ में पहले डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो नोटिस करना, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, इनके पॉजिटिव सॉल्ट्स रहते हैं, ठीक है। लेट मी राइट डाउन दैट एज एन एग्जांपल है, यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, जैसे SnO2, TiO2, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब पॉजिटिव सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं इनके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल भी प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, या फिर आई शुड रादर, इसमें क्या है, वो सब्सक्रिप्ट गायब हो गए, लेट मी पेस्ट दिस एज अ इमेज ओनली, ठीक है, मैं एज एन इमेज पेस्ट करता हूँ उसको, ताकि ये सब्सक्रिप्ट गायब नहीं होंगे, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स ये रहेगा, इसमें आप नोटिस करना, जैसे मैं एक दो
एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, ये वाला। तो जैसे मान लो मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाना हुआ, तो कैसा होगा, ये FeOH3 का सॉल्ट कैसे बनाया जा रहा है कि ये FeCl3 को पानी में मिला देंगे, ठीक है, तो उससे FeOH होल थ्राइस बनेगा, ठीक है, एंड ये जो Fe3+ आयंस है ये इस पर आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड डीपी रहेगा, ठीक है। ये डिफ्यूज पार्ट क्या होता है बाद में समझाऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ ये एक कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड, ठीक है। इनफैक्ट आप नोटिस करना इसका एक और एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल भी काफ़ी कॉमन है। एक तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, ठीक है, एजी AgI वाला, वो भी एक कॉमन एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल। जैसे टिन ऑक्साइड है, तो टिन ऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में, ठीक है, हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके ऊपर SN4+ के आयंस एडजॉर्ब हो जाता है, SnO2 के ऊपर SN4+ के आयंस एडजॉर्ब हो जाएंगे एंड इट विल मेक अ पॉजिटिव डीपी, पॉजिटिवली चार्ज डीपी, ठीक है। फिर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये पॉजिटिव के एग्जाम्पल थे। नाउ नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स में आप कॉमन एग्जांपल्स ऑब्जर्व करना, एक तो रहेंगे मेटल सॉल्ट्स, ठीक है, लाइक सिल्वर के, गोल्ड के, ठीक है, आई शुड रादर पेस्ट द इमेज, ठीक है, मेटल के सॉल्ट्स रहेंगे, लाइक सिल्वर का या गोल्ड का सॉल्ट होगा जो, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। देन सल्फाइड के, ठीक है, मेटल सल्फाइड के सॉल्ट्स आर प्रिटी कॉमन, ठीक है। कैसे बनेगा ये मेटल सल्फाइड का सॉल्ट, यहाँ पे नोटिस करना, जैसे मैं आपको एक इसका भी एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। मेटल सल्फाइड में जो ये सल्फाइड आयन है S2- आयन, ठीक है, जैसे ये ऑब्जर्व करना ये कैसे बन रहा होगा, जैसे एज एन एग्जांपल इसमें देखो क्या हो रहा होगा, AS2S3 को H2S के सोल्यूशन के थ्रू पास करा रहे हैं, तो उससे AS2S3 बन रहा है। अब उसमें हम ये H2S गैस का सल्फाइड आयन ऑब्जर्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AS2S3 की सरफेस पर, आर्सेनिक सल्फाइड की सरफेस पर एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, ठीक है, तो उससे आपका यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो नेगेटिवली चार्ज डीपी बन जाएगा।
ठीक है, आपको ये मेटल सॉल्ट्स में, ठीक है, आपको एक बार के लिए लगेगा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, तो मैं इसमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दैट नेगेटिव आयंस ऑफ स्टेबलाइजर्स, ठीक है, स्टेबलाइजर्स आर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो डाले जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयंस ऑफ, ठीक है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है ये, लाइक NaCl भी ले सकते हो आप। एडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी आर absorbed बाय से मेटल डीपी, गोल्ड का या सिल्वर का होगा। तो उसमें से मान लो NaCl आपने डाला, तो जो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस है ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, एक ये वाला एग्जांपल भी नोटिस कर लो आप। SnO2 एसिडिक मीडियम में तो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड बनाता है। बेसिक मीडियम में इट वुड मेक अ नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड। ठीक है, तो ये SnO2 का एग्जांपल, SnO2 दोनों टाइप के क्लोराइड्स बना सकता है। तो यहाँ पे नोटिस करना, ये SnO2 एसिडिक मीडियम में, ये SnO2 अल्कलाइन मीडियम में। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड नेचुरली, ऐसे ब्लड ब्लड जो है वो भी कोलॉइड होता है। ठीक है, ब्लड भी कोलॉइड होता है, और ब्लड नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड होता है। ठीक है, उसमें ऐसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, सो इन फैक्ट लेट मी राइट दैट आल्सो एज अ स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लेट मी पुट इट हियर नेगेटिवली चार्ज में। ठीक है, नेचुरल में ये ब्लड सबसे ज़्यादा क्रूशियल एग्जाम्पल रहेगा आपका। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसका थोड़ा सा एक बड़ा वर्जन बना देता हूँ। लेट मी नॉट टेक ऑल ऑफ देम। ब्लड इज ऑल्सो अ नेगेटिव सॉल्ट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट के, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, इतने आप ध्यान में रखना। ऑलराइट, देन एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन विच इज लेफ्ट, which is on the basis of the colloidal particle dp जो है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड एक और क्लासिफिकेशन रहेगा। ठीक है, जिसमें आप मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में बात करोगे। ठीक है,
नाउ एक मिनट ना, लेट मी जस्ट ओपन द एनसीईआरटी एंड वहीं से अपन पिक करेंगे. So in this, हाँ ये एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट मैं एनसीईआरटी से पिक कर रहा हूँ. ठीक है. So classification based on, यहाँ पर नोटिस करना, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी. ठीक है, तो इसमें 3 रहेंगे आपके पास में. पहला आ रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड. ठीक है, जैसा आप यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर सकते हो इसका, इसका एग्जाम्पल रहेगा लाइक अ सल्फर सॉल्ट. ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा कि जो एक इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कोलॉइडल साइज का नहीं रहेगा, वो काफी छोटा रहेगा. ठीक है, बट what will happen is many such small particles, they will aggregate together to form a particle of colloidal size, colloidal dimension. उसे हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलेंगे. जैसे मैंने आपको ऊपर लायोफोबिक कोलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स बताए थे. ठीक है, देन देर आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या हो गए? यहाँ पर जो इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज है, ठीक है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स. ठीक है, ये कैसे एग्जाम्पल हो गए? इसमें जो इंडिविजुअल साइज है, ठीक है, प्रोटीन का, वो खुद ही इतना बड़ा है कि वो कोलॉइडल रेंज में है. ठीक है, यहाँ पर कैसा रहेगा, यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये जो कैसा रहेगा, द पार्टिकल्स और द सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर. ठीक है, टू हैव कोलॉइडल साइज. यहाँ पर कैसा रहेगा, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन का एक्सेट्रा, ये खुद ही कोलॉइडल डायमेंशंस का रहेगा, कोलॉइडल साइज का रहेगा. ठीक है, नाउ अब इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी आती है जो कि थोड़ी स्पेशल है, जिसको कहा जाता है एसोसिएटेड कोलॉइड. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना कि ये एसोसिएटेड कोलॉइड क्या है. ठीक है, इनको हम लोग माइसेल्स भी बोलते हैं.
इसमें क्या होता है, यहाँ पे नोटिस करना दैट लो कॉन्सेंट्रेशंस पर, ठीक है, these substance they exist like strong electrolyte, ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन पर दे बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट हम इनका जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन पर दे शो कोलॉइडल बिहेवियर, ठीक है, एग्रीगेट बना देंगे ये आपस में एंड कोलॉइडल बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। ये इनका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। फिर ये बाकी सब डिटेल्स है, ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये डिटेल्स हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले एक बार डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। तो इसमें आप एग्जाम्पल नोटिस करना पहले, फिर मैं इसमें और डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर नोटिस करना, सोप या फिर डिटर्जेंट, ठीक है, आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ कोलाइड, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना दैट सोप्स या फिर जो डिटर्जेंट्स रहते हैं, ये इनके क्रूशियल एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो ये किस तरीके से रहेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड्स, इनके बारे में नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि ये जो सोप के आयंस रहते हैं, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट के अंदर, सो दे आर लार्ज फैटी एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डालता हूँ। सोप्स आर मेड अप ऑफ salts of higher fatty acids, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा CH3 CH2, इसको 16 टाइम्स रिपीट करो, CO माइनस Na प्लस, जैसे ये क्या हो गया, CH3CO Na, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम एसिटेट, ठीक है। बट इसमें अभी मैं कार्बन की चेंज बहुत लंबी कर लूँ, ठीक है, CH3 की जगह मैंने बहुत लंबा कार्बन चेन का ग्रुप बना दिया, तो इसको अपन हायर हाइड्रोकार्बन या हायर फैटी एसिड बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब आप इसके अंदर नोटिस करोगे, राइट, तो इसके अंदर जब इसको पानी में डालते हैं, तो ये तो आयंस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका कटायन रहेगा और इसका अनायन रहेगा, ये मैंने इसको जो लंबा सा पार्ट है उसको R से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये जो लंबा सा पार्ट है हाइड्रोकार्बन का, उसको मैंने R से रिप्लेस कर दिया। अब आप नोटिस करना कि जब पानी के अंदर इसको डाला जाता है, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इस R के बारे में थोड़ा नोटिस करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फोटो यहाँ पे खींच के डालता हूँ, ठीक है। तो इसमें नोटिस करना, ये जो R है, ये क्या है, दिस इज अ हाइड्रोफोबिक,
ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल मतलब इसको पानी पसंद नहीं है। ठीक है, इसको पानी पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का है। ठीक है, एंड ये CO माइनस क्या है? ये CO माइनस जो है, ये इसका आप नोटिस करोगे हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, ये पोलर नेचर का है। ठीक है, इसलिए इसको वाटर के साथ में इंटरेक्ट करना पसंद है। ठीक है, तो जब इसको हम पानी में डालते हैं, ठीक है, जब हम इसको पानी में डाल देते हैं तो ये कैसा बिहेव करता है, यहाँ पे नोटिस करना। ये इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में जब हमने इसको पानी में डाला तो ये आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, as you can see, arrangement of stearate ions in small concentration, लो कॉन्सेंट्रेशन में। ये ऐसे जो ये पोलर वाला पार्ट है ये वाटर के साथ में इंटरेक्ट करना चाहेगा। ठीक है, यानी नॉन पोलर वाला पार्ट बाहर रहना चाहेगा। ठीक है, उसको वाटर के साथ में इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है। ठीक है, सरफेस पे वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बट अब अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम इसका धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, देन बियॉन्ड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल्स रहेंगे ये आपस में मर्ज होकर एक कोलॉइडल पार्टिकल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना दैट अपॉन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये कैसा था, ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे बात हो रहा था। ठीक है, बट अपॉन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, these ions, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो एनायंस है, ठीक है, these are CO minus ions, they aggregate, ठीक है, they aggregate का मतलब क्या होगा, कलेक्शन। ठीक है, they aggregate to, और they aggregate in a special manner। क्या रहेगा वो स्पेशल मैनर, मैं बताता हूँ। they aggregate in a special manner to form अब इनको नाम दिया जाता है माइसेल। ठीक है, विच आर ऑफ कोलॉइडल डायमेंशंस। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये माइसेल जो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, आप नोटिस करोगे, दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड। तो ये क्या तरीके से मर्ज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप नोटिस करना दैट मेथड by which they try to merge, that is an interesting method। तो इसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेंगे, ठीक है, वो साथ में आ जाते हैं। ठीक है, आप नोटिस करोगे यहाँ पर, तो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ये पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, दिस इज इनसाइड वाटर ओनली। ठीक है, आप नोटिस करोगे दिस विल बी इनसाइड वाटर ओनली। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स थे, हाइड्रोफिलिक मतलब ये जो RCO माइनस आयंस है, ये वाटर के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो ये हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट थे वो वाटर से दूर जाकर
आपस में खुद से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग माइसेल बोलेंगे, इस कलेक्शन को, इस एग्रीगेशन को, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें? हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये आपस में, ठीक है, दे विल aggregate and point towards the center of the sphere, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इसको रीड करोगे तो ये जो अनायंस है, ठीक है, इनके साथ में क्या हो रहा है, ये जो अनायंस है इनके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन्स है वो अंदर की तरफ पॉइंट करने लगेंगी स्फीयर की, एंड ये जो हाइड्रोफिलिक हेड्स है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड्स, ये आउटर, बाहर ऑफ द स्फीयर रहेंगे और वाटर के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। नाउ दिस इज समथिंग which is very crucial in the way how soaps or detergent do cleaning, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट बिफोर गोइंग देयर, ठीक है, माइसेल्स के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, some important properties about associated colloids, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड्स। पहली प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना, इट इज कॉल्ड एज CMC, CMC, और इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नाउ इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग इस तरीके से रहेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो माइसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। उस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग CMC या क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ required for micelle formation is called as CMC, critical micelle concentration, ठीक है। Now this is something जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट करते हैं, आपको वैल्यूज वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी वैल्यूज एज सच, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब एक CMC करके एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटेड कोलॉइड्स की, अगर उससे कम कॉन्सेंट्रेशन रहती है तो ये कैसे रहते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बस सरफेस पे पड़े रहेंगे, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बियॉन्ड ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स फॉर्म करना शुरू करते हैं, उन्हें हम लोग
क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन, CMC बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब इस CMC के बारे में नोटिस करना, एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, वो कैसे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना। यूजुअली ठीक है, अगर जो हाइड्रोफोबिक चेन है वो लंबा है, ठीक है, तो CMC का वैल्यू कम रहता है। ठीक है, कम कॉन्सेंट्रेशन पर ही माइसेल्स फॉर्म होने लग जाता है। अगर ये जो हाइड्रोफोबिक चेन था, ये अगर और लंबा रहेगा, ठीक है, तो और कम कॉन्सेंट्रेशन पे ही माइसेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड पोलैरिटी ऑफ जो DM रहेगा, जैसे यहाँ पे तो वाटर DM है, ठीक है, बट अगर हम इसको इससे कम पोलर सॉल्वेंट लिया तो उस केस में भी CMC का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, देन और कॉन्सेंट्रेशन लगता है टू फॉर्म द माइसेल्स। ठीक है, सो ये एक और पॉइंट रहेगा आपके लिए ध्यान रखने के लिए व्हेन टॉकिंग अबाउट CMC। ठीक है, फिर इसमें एक और जस्ट प्रॉपर्टी रहेगी विच इज कॉल्ड एज TK, दिस इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी नोटिस करना। ये क्राफ्ट टेम्परेचर क्या रहता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर ही माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर, नोटिस करना आप। Micelles formation take place only above a particular temperature called as Kraft temperature, TK। ठीक है, इसके अबव इसके बिलो अगर हम लोग रखेंगे टेम्परेचर तो माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं अबाउट दीज एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो कि आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, सो विद दिस हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स या टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स खत्म कर लिया है। तो मैं एक बार एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं कोलॉइड्स के। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के ऊपर है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स बहुत क्रूशियल रहेंगे, एग्जांपल तो खैर सब में क्रूशियल रहेंगे। देन एक क्लासिफिकेशन सल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के ऊपर है, लायोफोबिक, लायोफिलिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स बेसिकली। ठीक है, फिर एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आज स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ा, पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पढ़ा, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स भी बहुत क्रूशियल रहेंगे, आपको ध्यान रखना। एंड देन एक हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ DP। ठीक है, तो इसमें या तो जो मॉलिक्यूल का साइज है वो खुद ही इतना बड़ा है, उसको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड कहेंगे, कोलॉइडल डायमेंशन में, कोलॉइडल साइज में, या फिर एग्रीगेट्स बनते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बनते हैं जो कि कोलॉइडल साइज में आते हैं, उनको हम लोग मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, एक थर्ड कैटेगरी रहती है विच आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन पर तो कोलॉइड नहीं बनाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह रहेंगे, बस सोल्यूशन में रखे रहेंगे। ठीक है, बट अगर आप उनको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ले जाओगे, CMC कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये माइसेल्स फॉर्म करने लग जाएंगे। ठीक है, जिनको हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड फिर ये मैंने उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई है कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स या माइसेल की एक प्रॉपर्टी होती है CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, नाउ विद दिस इन माइंड अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की डिटेल्स में जा सकते हैं। दैट हम लोगों ने कोलॉइड्स क्या होते हैं वो समझ लिए हैं,
हम लोगों ने टाइप्स क्या होते हैं कोलॉइड्स के, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है कोलॉइड्स की, विद एग्जांपल्स ऑब्जर्व कर लिए, काफ़ी डिटेल में कर लिए, ठीक है। तो अब एज पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट डिस्कशन we can understand the important properties, the key properties of colloidal solutions, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी पुट द हेडिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal solution। नाउ अगेन इसमें थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो लेट मी टेक देम वन बाय वन, ठीक है। पहले मैं बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। सो यू हैव हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था, दैट कोलॉइड्स आर कंसिडर्ड टू बी हेट्रोजीनियस, दे हैव डीपी एंड डीएम, ठीक है, टू सेपरेट फेजेस। देन यहाँ पर आप ये विजिबिलिटी वाला जबरदस्ती आया हुआ है, ठीक है, इसको आप यहाँ से अभी हटा दो। मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में ही इसकी बारे में बात कर लूंगा, क्योंकि ये फिर दो चीजें एक साथ मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। अरे बाप रे, ठीक है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में बताता हूँ अलग से। फिल्टरेबिलिटी ये आप हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब हम लोग कोलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे कि कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, बट अगर स्पेशल मेम्ब्रेन्स रहेंगी तो उनके थ्रू पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखना, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। बट यहाँ पर कोलॉइड बनने पर क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, शोड बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स आर वेरी लो, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज द की पार्ट, the values of colligative properties observed experimentally are very small. Why is it very small? Because these colloids, ठीक है, because the particles aggregate together, ठीक है, number of solute particles जो रहेंगे they will be lesser because of their aggregation, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में रहा, ठीक है। देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आप नोटिस करना, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में मैं बात करूंगा
तो किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है। लेट मी पुट इट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। सो नाउ आई शुड यूज दैट स्टेटमेंट जो हमने ऊपर करा था। कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स रहेंगे ये विजिबल रहेंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज डन बाय these colloidal particles. This scattering of light, ठीक है, ये जो स्कैटरिंग होता है लाइट का बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, व्हाट इज मेंट बाय दिस टिंडल इफेक्ट। लेट मी पेस्ट दिस फर्स्ट ओवर हियर, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है इसकी हम लोग अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट मी पेस्ट द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। ये अपन रीड करेंगे। तो कैसा होता है, जैसे अगर ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो किसी ट्रू सोल्यूशन के थ्रू आप लाइट थ्रो करते हो, ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा, ठीक है। मान लो ये येलो कलर का है लाइट का सोर्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर येलो दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो ग्लास है, ग्लास पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट आपको यहाँ अंदर येलो कलर ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको यहाँ पर लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। बट अगर आप कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू जाओगे, ठीक है, इफ यू गो via if you pass this light beam through a colloidal solution, then what will happen is that you can see the path that is followed by the light inside this solution. Why? Because यहाँ पर जो ये कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, ये जो कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स हैं, colloidal size particles are large enough, ठीक है, are large enough for or large enough to scatter the light, ठीक है, are large enough to scatter light। स्कैटर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जैसे मान लो ये लाइट का रेडिएशन आ रहा है, पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, इससे टकरा के ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको ये स्कैटर कर सकता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से लेफ्ट से राइट आ रहा था और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपकी आई थी तो आपकी आई को ये दिखने लग गया, ठीक है। लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये तो पार्टिकल दिखेगा ना, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने साइज के रहते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है, एंड आप उनको देख पाते हो, ठीक है। सो यहाँ पर नोटिस करना दिस फिनोमेना टिंडल इफेक्ट, ठीक है, दिस फिनोमेना इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस में कैसा रहेगा, यहाँ पे देखो, ट्रू सॉल्यूशन में ये पार्टिकल के साइज ही इतने छोटे हैं कि वो लाइट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते। इन ट्रू सॉल्यूशन देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ सफिशिएंटली लार्ज डायमीटर टू स्कैटर द लाइट, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन में
size of particles is very small and are unable to scatter light. तो हमें वो पार्टिकल्स नहीं दिखते, उनकी पोजीशंस नहीं पता पड़ती हैं। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट समझ में आया क्या होता है? दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, ठीक है, इसमें नोटिस करना कि मैंने आपको जब लास्ट क्लास में, ठीक है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर आप डिफरेंस में नोटिस करना, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि टिंडल इफेक्ट लायोफोबिक के अंदर स्ट्रॉन्ग रहता है, लायोफिलिक के अंदर वीक रहता है। ठीक है, बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखकर एक्सप्लेन कराना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज अ नोट लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट की तरह ऑब्जर्व करना। टिंडल इफेक्ट is quite well defined in lyophobic colloids, but ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, but quite weak in lyophilic colloids. ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स में दे आर क्वाइट वीक। सो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे नोटिस करना। बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से रहेगा। ये इसके पीछे का रीजन रहेगा दैट ये जो लाइट की स्कैटरिंग होती है, ठीक है, ये पार्टिकल के साइज पर डिपेंड कर ही रही है। ठीक है, दैट इज वाई ट्रू सोल्यूशन में नहीं हो रहा है और कोलॉइडल सोल्यूशन में हो रहा है। बट ऑल्सो, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको? Yes. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर डीपी और डीएम के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, तो ये स्कैटरिंग ज्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, तो लायोफोबिक कोलाइड में क्या रहता है, देयर इज अ दिस डिफरेंस इज अप्रिशिएबल। ठीक है, इट इज क्वाइट significant difference of refractive index between dp and dm, and therefore tyndall effect is quite well defined. ठीक है, बट इन लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डीपी और डीएम है उसके बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, तो उसकी वजह से टिंडल इफेक्ट बहुत ही वीक रहता है। ठीक है, ये इसके पीछे का रीजन रहेगा। ठीक है,
ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउ विद दिस एक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे, विच इज कलर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर रहेगा, ठीक है, लेट मी इंक्रीज द साइज। ये जैसा आपने नोटिस करा टिंडल इफेक्ट, वैसे ही एक और ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही मैं लिखवाना चाहूँगा कलर का प्रॉपर्टी। इसमें नोटिस करना, जो कलर रहेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, बेसिकली कौन सी वेवलेंथ को ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, स्कैटर कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें आप नोटिस करोगे, अगर हम लोग गोल्ड के सॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, गोल्ड के सॉल के बारे में देखना कैसा रहेगा। एज पार्टिकल साइज इंक्रीजेस, ठीक है, कलर कैसे कैसे चेंज होगा। जो फाइनेस्ट गोल्ड सॉल रहेगा, ठीक है, जो फाइनेस्ट गोल्ड सॉल रहेगा वो रेड कलर का रहेगा। ठीक है, एंड देन जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा, उसका कलर चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल फिर डिफरेंट वेवलेंथ को स्कैटर करता है। ठीक है, रेड से पर्पल होगा, पर्पल से ब्लू होगा, एंड देन फाइनली अगर बड़े पार्टिकल्स जाएंगे तो वो गोल्डन दिखेगा। ठीक है, तो ये गोल्ड सॉल्व रहता है। फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्व मतलब जिसके पार्टिकल के साइज काफी छोटे होते हैं, वो रेड कलर का होता है। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गोल्ड वाला। वैसे एक सिल्वर का एग्जांपल भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सिल्वर के सॉल्व्स का कैसा रहता है कि ऐसे वे येलो से आप देखोगे यहाँ पर जो ये सिल्वर के सॉल्व्स रहते हैं, ठीक है, इसमें भी आप नोटिस करना, ठीक है, एज पार्टिकल साइज इंक्रीजेस, इसमें कलर चेंज होता है फ्रॉम येलो टू रेड टू पर्पल टू वायलेट। ठीक है, इस तरीके का से इसका कलर का वेरिएशन आता है। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी सी, अगर आपको कोई एनिमेशन दिख सकता है क्या इसके ऊपर, कलर ऑफ गोल्ड सॉल, कोई इमेजेस ही दिख जाए।
हाँ, इनफैक्ट ये विकिपीडिया का पेज भी है इसके ऊपर। Let me paste that. ये इस तरीके से है, ये गोल्ड के लिए है। लेट मी पुश दिस डाउन। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो साइज का पार्टिकल का साइज बढ़ता जाता है, तो उसका चेंज सबसे फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट्स रेड कलर के होते जाते हैं, और फिर साइज बढ़ता है तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। देन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि जो कलर है, ठीक है, एक फैक्टर तो ये है साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। एक और फैक्टर रहता है कि हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइट को। ठीक है, तो लेट मी ऑल्सो शो वन इमेज। कि हमें किस तरीके से ये दिखेगा। सो मिल्क का एक ऐसा था यहाँ पर। बट एक्चुअली उसका वीडियो का कोई अच्छा फोटो नहीं है। सो लेट मी सी, अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट से देख रहे हैं या ट्रांसमिटेड लाइट से देख रहे हैं। Wait. नहीं, इसका फोटो नहीं मिल पा रहा मुझे।
Wait. Color of milk. Transmitted light. Can't find. ठीक है, इनफैक्ट ये आपको टिंडल इफेक्ट का जरूर फोटो मैं दिखा देता हूँ। टिंडल इफेक्ट का आप लोगों ने देखा भी होगा इनफैक्ट। ये कैसा हो जाएगा टिंडल इफेक्ट का? मतलब दिस इज लाइक अ कोलॉइडल सॉल्यूशन में वर्सेस ट्रू सॉल्यूशन में। इस तरीके से आपको दिखेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन में। यू विल बी एबल टू सी द बीम, ठीक है। बट ट्रू सॉल्यूशन में कैसा रहेगा? ट्रू सॉल्यूशन में यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस। ट्रू सॉल्यूशन में द size of particles is very small. तो उसमें आपको कैसा दिखेगा? You will not be able to see this thing, the beam of light passing through. But ये वाला नहीं मिल रहा, मिल्क वाला, इसका कलर नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको आप बस एज एन एडिशनल पॉइंट और ध्यान में रख लेना that the color of colloidal solution also changes in the way the observer receives the light. ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट में अलग कलर दिखेगा एंड रिफ्लेक्टेड लाइट में अलग कलर दिखेगा। ठीक है, नाउ ये हो गई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। अब नेक्स्ट देखना, देयर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी आल्सो, ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। ठीक है, सो लेट मी also talk about that property. ब्राउनियन मोशन क्या होता है? random zigzag motion of particles, ठीक है। So you have
मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. So let me paste the details of that as well. So colloid के particles क्या होते हैं? They do not settle down under the influence of gravity. ठीक है, वो random ऐसे zigzag motion करते रहेंगे. So this constant zigzag motion, ठीक है, this is called Brownian motion. जो particles रहेंगे. Now इसका रीजन कैसा रहता है ये यहाँ पर समझ लेना. इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन डीपी एंड डीएम. ठीक है, डीपीएम डीएम के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते रहेंगे एंड उसकी वजह से ये मोशन होता रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप नोटिस करना, अगर पार्टिकल्स का साइज बढ़ जाएगा तो ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे तो भी ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा. ठीक है, एंड ये चलता ही रहता है. ठीक है, डज नॉट सेटल डाउन. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी. देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नोटिस करना है. ठीक है, विच इज द चार्ज associated with the colloidal particle. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि ये colloidal particles पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. ठीक है, सो उसी को थोड़ा सा और डेप्थ में उसके बारे में एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसमें लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक वो बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. Yes, sir. ठीक, सो यहाँ पर नोटिस करना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है. जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड की सरफेस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है. क्यों आता है? बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सॉरी सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन. ठीक है, नाउ अब नोटिस करना. ठीक है, इसमें यहाँ तक का पार्ट मैंने आपको समझाया था. ठीक है, अब इसके नीचे नोटिस करना, इसके अंदर कैसा रहेगा. दिस लेयर और these adsorbed ions. ठीक है, what they do is they form the first layer. They form the first layer of charge on the DP. ठीक है, now what happens is that this layer, ये जो पहला लेयर है ये काउंटर आयंस, ठीक है, जो ऑपोजिट चार्ज के आयंस होंगे फ्रॉम द डीपी, उनको अट्रैक्ट करेगा टू फॉर्म द सेकेंड लेयर. इसका मतलब क्या हुआ
ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, AgNO3 प्लस Ki, ठीक है, एंड Ki एक्सेस में है, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बना देगा I माइनस का, ठीक है। तो ये I माइनस क्या रहेगा, दिस विल बी योर फर्स्ट लेयर, ठीक है। इसको मैं डायग्रामेटिकली शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करना डायग्रामेटिकली ये कैसा दिखेगा, ठीक है। ये AgI का ऐसा एग्रीगेट रहेगा, ठीक है, एंड इसके ऊपर ये ऐसे I माइनस आयंस का, नेगेटिवली चार्ज आयंस का लेयर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लेयर, क्योंकि कैसा है, ये फिक्स्ड है, ये आयंस एब्जॉर्ब्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर होगा ये कि K प्लस आयंस जो सोल्यूशन के रहेंगे, ठीक है, वो इस नेगेटिवली चार्ज लेयर के ऊपर अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। सोल्यूशन में K प्लस आयंस भी एक्सेस में है, क्योंकि Ki पूरा एक्सेस में डाला था ना, और ये K प्लस आयन तो फ्री रहेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लेयर बना देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ these two layers together is called as Helmholtz electrical double layer, ठीक है। The first layer is firmly held and is called as fixed layer, while the second layer around it is called as diffused layer, ठीक है। Now observe करना that this electrical double layer, ठीक है, this electrical double layer is an indicator of how stable the colloid will be, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना, this electrical double layer is an indicator of stability of colloid, ठीक है। this stability, ये मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, this stability is measured as the potential difference, ठीक है, this stability is measured as the potential difference between these layers and is called as zeta potential, ठीक है। zeta potential, या फिर इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो ऑपोजिट चार्ज लेयर्स हैं, इनके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग ये जीटा पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा, ठीक है, उतना ही स्टेबल हमारा कोलॉइड रहेगा,
ठीक है, स्टेबल मतलब इन द सेंस कि ये आपस में मर्ज होकर आपस में कोएगुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, हाउ वेल दे आर going to remain in colloidal size and not coagulate, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, सो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कोलॉइड की। एंड इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग यू नो कोलॉइड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन गेन कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी रहेगी कोलॉइड की, ठीक है, विच इज जो मैं स्टार्टिंग से बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कि कोलॉइड्स आपस में कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बना दें, लार्जर साइज का पार्टिकल बना दें, ठीक है। तो अब वो क्योंकि काफ़ी आई शुड से इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोलॉइड की, तो वो हम एक अलग टॉपिक के तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो जनरल प्रॉपर्टीज है कोलॉइड की, इनके अंदर नहीं डालते हैं उनको, मैं एक अलग से हेडिंग डाल दूंगा, दैट कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और उसमें अंदर पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसमें अगेन टाइम लगेगा, थोड़ा आधा घंटा टाइप्स लगेगा उसको समझने में। तो अभी तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, लेट्स नॉट स्टार्ट दैट राइट अवे। बट हाँ, जो कोएगुलेशन होगा कि मैं अगर कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दूंगा, तो ये लेयर्स जो है उनके ऊपर हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और फिर कोलॉइड के पार्टिकल्स आपस में मर्ज होने लगेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट मी टॉक अबाउट दैट कोएगुलेशन प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ, ठीक है। चलो आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट आप लोगों के टेस्ट के लिए। थैंक यू सर। बाय। ऑल बाय गाइस, टेक केयर।